नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट अग्नि 5 मिसाइल को लेकर, जैसे कि कल भारत की तरफ से सफलता के साथ अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण को किया जा चुका है। अब इस टेस्ट को करने के लिए पहले भी पिछले महीने 23 और 24 तारीख के बीच एक वार्निंग को इशू किया गया था, लेकिन बाद में उस टेस्ट को पोस्टपोन कर दिया गया था और करीब 20 दिनों तक इसको पोस्टपोन करने के बाद 27 और 28 अक्टूबर के बीच इस टेस्ट को करने का प्लान किया गया था और कल इसे सफलता के साथ उड़ीसा की चांदीपुर से फायर किया गया था। अब पिछले महीने जब अग्नि 5 की टेस्टिंग होने वाली थी, इसी बात को लेकर चाइना की तरफ से काफी आपत्ति जताया जा रहा था कि इससे साउथ एशिया की स्टेबिलिटी के ऊपर असर पड़ सकता है, लेकिन असल बात तो ये है कि चाइना अच्छी तरीके से ये बात को जानता है। अग्नि 5 के शामिल होने के बाद चाइना के लगभग सभी मेजर सिटी भारत की न्यूक्लियर स्ट्राइक रेंज के अंदर आ जाएंगे। अग्नि 5 की ऑफिशियल रेंज की बात करें तो भारत की तरफ से इसको 5000 किलोमीटर बताया जाता है, लेकिन चाइनीज साइंटिस्ट के मुताबिक ये मिसाइल जो है वो 8000 किलोमीटर तक स्ट्राइक कर सकता है और भारत जानबूझकर इस बात को यहाँ पे छुपाने की कोशिश कर रहा है। और अगर इसकी रेंज 5000 किलोमीटर भी है, तब भी चाइना के सभी मेजर सिटी भारत की स्ट्राइक रेंज के अंदर आ जाएंगे और इसी बात को लेकर चाइना काफी चिंतित है। अब भारत और चाइना के बीच न्यूक्लियर वॉर होना लगभग नामुमकिन सा है, लेकिन फिर भी इन मिसाइल की मौजूद होने से चाइना को थोड़ा डर रहने वाला है। अब चाइना के पास पहले से ही ऐसे मिसाइल मौजूद हैं जो कि भारत की लगभग सभी लोकेशन पर स्ट्राइक कर सकते हैं और चाइना की DF-41 सीरीज की जो मिसाइल है ये 12000 किलोमीटर तक स्ट्राइक कर सकते हैं, लेकिन अब तक भारत के पास ऐसे मिसाइल मौजूद नहीं थे जो कि चाइना के अंदर हर जगह में स्ट्राइक कर सकते हैं। अब इस बार जो अग्नि 5 का ट्रायल हुआ था उसमें MRV कैपेबिलिटी को भी टेस्ट करने की बात सामने आई थी, जो कि इसको और भी घातक बनाता है। मतलब जिस तरीके से आजकल के कुछ बंदे एक साथ 4-5 गर्लफ्रेंड लेके घूमते रहते हैं, वैसे ही अग्नि 5 भी अपने साथ एक ही बार में मल्टीपल वॉरेट को ले जा सकता है और चाइना की अलग अलग लोकेशन में इन वॉरेट को ले जाके डिलीवर कर सकता है। और इसी चीज से अभी चाइना काफी डरा हुआ है, क्योंकि इसको इंटरसेप्ट कर पाना चाइना के लिए लगभग नामुमकिन होने वाला है और पहले चाइना के पास मिसाइल को लेकर जो एडवांटेजेस था वो आगे चल के नहीं रहने वाला है। अगला अपडेट भी चाइना को लेके। आप सब जानते हैं कि चाइना के साथ हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट चलता आ रहा है और लगभग 2 साल होने वाला है जहां पर भारत और चाइना के ट्रूप्स लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए हैं। अब चाइना की एक दिक्कत ये है कि वो हमेशा दूसरों की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं और आज तक भारत और चाइना के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर जो डिस्प्यूट है वो इस वजह से है क्योंकि आज तक चाइना की तरफ से अपनी ऑफिशियल मैप को भारत के साथ शेयर नहीं किया गया। मतलब जो भी चाइनीज सोल्जर आके ये बात बताते हैं कि हमारा बॉर्डर उस पहाड़ के ऊपर से जाता है या फिर उस लोकेशन तक जाता है, तो उस चीज को जस्टिफाई करते हुए वो कभी भी अपने मैप को भारत के साथ शेयर नहीं करते या फिर इंडियन आर्मी के साथ शेयर नहीं करते हैं और इसी वजह से आज तक डिस्प्यूट चलता आ रहा है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि चाइना के जो मैप होते हैं उनके क्लेम टाइम के हिसाब से बदलते रहते हैं और इसी वजह से अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में तनाव चल रहा है। अभी आप सब जानते हैं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में भले ही भारत और चाइना की तरफ से फायरआर्म के इस्तेमाल को ना करने के लिए एक एग्रीमेंट को साइन किया गया था, लेकिन अभी जैसे हालात चल रहे हैं ऐसे में कब क्या होगा इसका कोई अता पता नहीं है। और इसी बीच चाइना की तरफ से एक नई बाउंड्री लॉ को भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जिसमें चाइना अपनी बाउंड्री को डिफेंड करने के लिए कुछ भी कर सकता है। इस पर अभी रिएक्ट करते हुए हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन की तरफ से यानी कि अरिंदम बागची की तरफ से बताया गया है कि चाइना की इस नए रूल से भारत और चाइना के रिलेशन और खराब हो सकते हैं और पहले भारत और चाइना के बीच जो एग्रीमेंट साइन किया गया था उसके ऊपर भी इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि अभी अगर चाइनीज सोल्जर भले ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में फायरआर्म का इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन वो अपने साथ पेपर स्प्रे, टेजर गन या कांटेदार लकड़ी वाले हथियार लेके घूमते रहते हैं, जो कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में तनाव को बढ़ाने का काम कर सकता है या फिर चाइना को एडवांटेजेस दिला सकता है। और अगर वो अपने नए रूल को इम्प्लीमेंट करने के लिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पार करके अपने सो कॉल्ड क्लेम टेरिटरी पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं, तो इससे भारत और चाइना के बीच आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट होने का चांसेस काफी हद तक बढ़ने वाला है। अगला अपडेट एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स को लेके। एडवांस लैंडिंग ग्राउंड क्या होते हैं इसके बारे में आप सबको थोड़ा बहुत तो आइडिया जरूर होगा। नॉर्मली एक तरीके की फॉरवर्ड एयरबेस के तौर पर काम करता है, जहां पर नॉर्मली फाइटर जेट को तो डिप्लॉय करके रखा नहीं जाता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर यहां पर फाइटर जेट को डिप्लॉय किया जा सकता है।
या फिर लॉजिस्टिक सप्लाई करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब चाइना के साथ चल रही तनाव की वजह से पूरे नॉर्थ से लेके ईस्ट साइड तक मल्टीपल एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स को सेटअप करने का फैसला किया गया था। स्पेशली ईस्ट साइड में ऐसे एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स को बनाने का प्लान किया गया था, क्योंकि अगर चाइना सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चोक करने की कोशिश करता तो नॉर्थ ईस्ट में हम इन एडवांस लैंडिंग ग्राउंड की मदद से सप्लाई और ट्रूप्स को पहुंचा सकते हैं। अभी अरुणाचल प्रदेश की वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में तरमोबा के पास एक एडवांस लैंडिंग ग्राउंड को बनाने का प्लान किया गया था और इस लोकेशन को अभी देखने के लिए उस रीजन के एमपी तापिर गांव एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया के कुछ ऑफिसर के साथ उस लोकेशन पर गए हुए थे। साथ ही कुंभो विलेज में अरेंज किए गए एक मीटिंग के दौरान उन्होंने उन गांव वालों को वो जमीन को गवर्नमेंट को देने के लिए भी रिक्वेस्ट किया था, ताकि वहां पर आगे चल के एडवांस लैंडिंग ग्राउंड को सेटअप किया जा सके। अब अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर एक दिक्कत ये कि यहाँ पर अलग अलग जनजाति के लोग रहते हैं और हर किसी का अपना अपना धार्मिक भावना होता है और बहुत सारे लोग जंगल और कुछ स्पेसिफिक पहाड़ियों को पवित्र मानते हैं, जिस वजह से अगर ऐसी किसी भी लोकेशन में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एडवांस लैंडिंग ग्राउंड को बनाने का प्लान किया जाता है तो उसके लिए सबसे पहले इन लोगों की तरफ से अप्रूवल मिलना काफी जरूरी है। और अगर वो लोग स्वयं ही अपनी जगह को यहाँ पे डोनेट करते हैं या बेचने के लिए राजी हो जाते हैं तो बेझिझक वहां पर आगे चल के एडवांस लैंडिंग ग्राउंड को बनाने के काम को शुरू किया जा सकता है। अगला अपडेट चाइना की 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को लेके। चाइना की तरफ से अभी अपनी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट यानी कि J-20 को काफी तेजी से इंडक्ट करने की कोशिश किया जा रहा है। साथ ही अब तक इसमें जो भी फॉल्ट पाए गए थे या फिर जिसको क्रिटिसाइज किया जा रहा था उन सभी को धीरे धीरे ठीक करने की कोशिश किया जा रहा है। अभी चाइना के पास 150 से ज्यादा J-20 होने की खबर सामने आ रही है, जो कि भारत के लिए बहुत ही सीरियस खतरा होने वाले। लेकिन कुछ महीने पहले ये सुनने को मिला था कि चाइना अभी J-20 के एक ट्विन सीटर वेरिएंट को भी बनाने की कोशिश कर रहा है, जो कि में भी दुनिया का सबसे पहला ट्विन सीटर 5th जनरेशन फाइटर जेट होने वाला था। अब तक जितने भी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को बनाया गया था वो सभी सिंगल सीटर एयरक्राफ्ट थे, लेकिन भारत सबसे पहले F-15 प्रोग्राम के दौरान एक ट्विन सीटर एयरक्राफ्ट को डेवलप करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि वो रशिया की तरफ से कभी भी डेवलप करके भारत को ऑफर नहीं किया गया, लेकिन अभी चाइना की तरफ से सेम चीज को करने की कोशिश किया जा रहा था। मे भी चाइना यहाँ पर इसको ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करने वाला, या फिर हो सकता है चाइना अपने पायलट्स के ऊपर से वर्कलोड को कम करने के लिए यहाँ पर एक ट्विन सीटर J-20 को बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें पहला पायलट सिर्फ एयरक्राफ्ट को उड़ाने का काम करेगा जबकि दूसरा पायलट वेपन्स को ऑपरेट करने वाला है। इस चीज को लेके बस कुछ ही महीने पहले खबर सामने आया था कि चाइना अभी J-20 की ट्विन सीटर वेरिएंट को बनाने की कोशिश कर रहा है और अभी चाइनीज सोशल मीडिया में शेयर किए गए वीडियोज में एक रियल J-20 की ट्विन सीटर वेरिएंट को देखा गया, यानी कि पिछले 4 से 6 महीनों के अंदर ही चाइना की तरफ से J-20 की एक ट्विन सीटर वेरिएंट को बना लिया गया। हालांकि अभी तक इसको एक ऑफिशियल नाम नहीं दिया गया है, लेकिन चाइनीज सोशल मीडिया में J-20B, J-20S और J-20S नाम करके 3 नाम वायरल हो रहे हैं। और कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जो J-20 का ट्विन सीटर वेरिएंट होने वाला है, इसके पीछे चाइना का मकसद कुछ और होने वाला है, क्योंकि हाल ही में ही चाइना की तरफ से एक लॉयल विंगमैन कॉन्सेप्ट को डिस्प्ले किया गया था, जो कि काफी हद तक भारत की कैट वॉरियर सिस्टम जैसा था। तो उसमें चाइना क्या करना चाहता है कि J-20 की ट्विन सीटर वेरिएंट को एक मदरशिप के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है, जिसमें दूसरा पायलट ड्रोन्स को कंट्रोल करने वाला है। और एक तरीके से जैसे हम लोग तेजस को मदरशिप के तौर पर इस्तेमाल करने वाले हैं, वैसे ही चाइना की तरफ से यहाँ पर J-20 को इन ड्रोन्स को ऑपरेट करने के लिए एक मदरशिप के तौर पर इस्तेमाल करने का प्लान बनाया गया है। अगला अपडेट इसरो की तरफ से। आप सब जानते हैं कि दिन ब दिन स्मॉल सैटेलाइट्स की डिमांड बढ़ती जा रही है और इनको लॉन्च करने के लिए इसरो की तरफ से SSLV को भी तैयार किया जा रहा है और इसी साल के अंदर ही इसरो की तरफ से अपनी पहली SSLV को टेस्ट करने का एम भी रखा गया है। नॉर्मली GSLV या PSLV जैसे लॉन्च व्हीकल की बात करें तो इनको तैयार करने में महीनों लग जाते हैं और इनको लॉन्च करने की जो कॉस्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जिस वजह से जब तक हमारे पूरे स्लॉट कंप्लीट नहीं होते या बुक नहीं होते हैं तब तक हम इनको लॉन्च नहीं कर सकते। और अगर ऐसा किया जाता है तो इसमें इसरो को काफ़ी नुकसान होने वाला है। लेकिन SSLV की बात करें तो ये साइज में काफ़ी छोटा होने वाला है, जिस वजह से इसको 1 हफ्ते के अंदर ही तैयार किया जा सकता है और इसको तैयार करने के लिए भी काफ़ी कम टाइम लगने के साथ साथ काफ़ी कम पैसे भी खर्च होने वाले हैं। अभी इसरो की तरफ से पहले बताया गया था कि आगे चल के जैसे जैसे स्मॉल सैटेलाइट का डिमांड बढ़ेगा तो उसके बाद SSLV से लॉन्च करने के लिए इसरो को काफ़ी ऑर्डर मिलने वाला है
और अभी पहली बार यूएई की तरफ से इसरो की SSLV को इस्तेमाल करने का प्रस्ताव दिया गया है, लेकिन इन लॉन्चेस को मे भी यूएई की तरफ से किया जाएगा, क्योंकि अभी इसके लिए यूएई की स्पेस एजेंसी की तरफ से इसरो के साथ बातचीत किया जा रहा है और वो अपने सैटेलाइट को इसरो की SSLV की मदद से लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा आगे चल के स्पेस सेक्टर में दोनों देश जॉइंटली ऑपरेट और एक्सप्लोर करने की कोशिश करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।